हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आपके लिए महा मैराथन क्लास बिल्कुल आ चुकी है। पेपर नंबर 2 यानी प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। जैसा कि आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया है, आपकी हर एक सब्जेक्ट की मैराथन क्लास होगी, चाहे वो इंग्लिश हो, सामाजिक अध्ययन हो, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा हो। हिंदी की मैराथन क्लास हम ले चुके हैं। साइंस की मैराथन का क्लास का एक पार्ट हो चुका है, उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो रही थी, तो हमने 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया। एक पार्ट आपका साइंस का कंप्लीट हो चुका है और अगले पार्ट में हम बाकी बचा सारा सिलेबस कवर कर देंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप यकीन मानिए और इस क्लास को लीजिए, आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि मैंने इसमें वही चीज़ नोट किया आपके लिए, उसी चीज़ के नोट्स बनाए हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है हर बार। ठीक है, जो रिपीटेड होता है उसी चीज़ को देखते हुए, उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए नोट्स तैयार किए गए हैं। मेहनत खूब लगी है मेरी, ये मैं जानती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग उसका रेस्पॉन्स मुझे देंगे, मुझे ये भी आपसे पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों चलिए फटाफट से, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को बुला लीजिए। और हाँ, आप अपने घर में कोई भी एक रूम में जाकर के बैठ जाइए जहां पर आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि बीच में अगर कोई आपका कंसंट्रेशन खराब करता है तो फिर उतना मज़ा नहीं आता क्लास में। तो चलिए गाइज, बहुत ही मज़ेदार तरीके से आज की महा मैराथन क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? एक बार थम्स अप कर दीजिए। फिर हम शुरुआत करते हैं अपनी आज की महा मैराथन क्लास की। एक क्लास में पूरा सब्जेक्ट आपका खत्म हो जाएगा। एक बार हम सभी लोग कर दीजिए। ओके, चलिए गाइस, फिर शुरुआत करेंगे सबसे पहले चैप्टर से ही और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर हम पहला चैप्टर जो हमारा प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण प्रतिबद्धताएं, पूरा लंबा चौड़ा नाम है आपके चैप्टर 1 का, लेकिन हमने इतने शॉर्ट नोट्स के साथ उसको डिफाइन किया है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। चलिए शुरुआत करें आज की अपनी महा मैराथन क्लास की। देखिए दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण से मतलब है कि शुरुआत कैसे होती है। ठीक है, शुरुआत के जो आप कह लीजिए कि शुरू में जब शिक्षा की नींव पड़ी, शिक्षा की नीतियों की नींव पड़ी, तो कैसे कैसे पूरा प्रोसेस हुआ, कौन से अनुच्छेद लागू हुए, कौन से सन में कौन सा संशोधन संविधान में हुआ, जिसमें कि हमारी शिक्षा को उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, पूरा सब्जेक्ट आपका इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए शुरुआत करें और शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? सन 1976 से। ठीक है, 1976 से पहले क्या था कि शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का दायित्व होता था। इससे क्या आप समझे? इसका मतलब ये है कि शिक्षा के ऊपर जितना खर्च होगा, जितने फैसले होंगे, सब कुछ कौन करेगा? सबका निर्वहन करेगा राज्य सरकार। ठीक है, ये कब तक था? 1976 तक सारा दायित्व शिक्षा का पूर्ण रूप से राज्य पर डिपेंड था। यानी यूपी की सरकार यूपी में शिक्षा के लिए कुछ भी अलग करना चाहेगी तो सिर्फ उसी का फैसला होगा। केंद्र सरकार में कोई भी उसका जिक्र नहीं होगा, वहां से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा था 1976 तक। ठीक है, लेकिन 1976 में एक संशोधन हुआ। संशोधन यानी कुछ चेंज हुए संविधान में, और उसमें क्या किया गया? जो ये राज्य सूची या राज्यों का दायित्व था शिक्षा का, उसको हटा करके समवर्ती सूची में, राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में इसको डाला गया। ठीक है, यानी समवर्ती सूची से आप क्या समझेंगे? समवर्ती सूची का मतलब होता है कि जिस किसी मुद्दे पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के फैसले ले। ठीक है, यानी दोनों का डिसीजन होना चाहिए कहाँ क्या चीज़ लागू होनी है, और अगर बात आए उस पर एक्सपेंस करने की, उस पर खर्च करने की, तो दोनों के हिस्से में बटेगा, दोनों को ही उसके लिए देना पड़ेगा। तो वो होता है समवर्ती सूची, यानी दोनों मिलजुल कर उस पर फैसला लेंगे, रूल्स बनाएंगे, नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, तो वो होती है समवर्ती सूची, जिसमें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की
हिस्सेदारी होती है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर आप इससे क्या समझे कि 1976 से पहले तक क्या था, सिर्फ राज्य सरकार उस पर फैसले लेती थी, लेकिन 1976 में संशोधन किया गया और फिर क्या हुआ, इस वाले सब्जेक्ट को यानी शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ठीक है, अब चलिए, अब इतना आपके माइंड में एक ओवरव्यू सेट हो गया कि अब मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों फैसले लेगी। अब बात आती है दोस्तों अनुच्छेद 21A। ये बहुत आपके एग्जाम पेपर के हिसाब से महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, अनुच्छेद 21A, इसमें ऐसा क्या है कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसमें दोस्तों ये महत्वपूर्ण बात है कि इसमें ये कहा गया है अनुच्छेद 21A में कि जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग वाले बच्चे होंगे ना, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। यानी जितने भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क यानी फ्री में और अनिवार्य शिक्षा उनको दी जाए, ये नियम बनाया गया अनुच्छेद 21A के तहत, इसको संविधान में जोड़ा गया। समझ में आई बात? अब चलिए अगला अनुच्छेद यहाँ पर बात की गई है अनुच्छेद 29(2). ठीक है, 29 और 2, अनुच्छेद 29(2) में क्या जोड़ा गया, इसमें बात की गई दोस्तों कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल उसके धर्म, वंश, जाति या भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ आप क्या समझे, इसमें कहा गया दोस्तों जैसे कि भेदभाव होता है कई बार, ठीक है, जिससे भेदभाव ना हो, इसके लिए अनुच्छेद 29(2) रखा गया संविधान में कि भाई कोई भी संस्था जिसमें कि सरकार से या राज्य से उसको निधि प्राप्त हो, उसको वहाँ से फंड मिलता हो, ऐसी कोई भी संस्था भारत के किसी भी नागरिक को, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, उसकी जाति कोई भी हो, उसका वंश कोई भी हो, उसका रंग कोई भी हो, उसकी भाषा कोई भी हो, लेकिन उसको शिक्षा से वंचित नहीं रख सकता, उसको संस्था में दाखिला लेने से नहीं रोक सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अनुच्छेद 29(2) के तहत सबको समानता दी गई कि भाई कोई भी किसी भी आधार पर इनमें से जाति, वंश, धर्म इनके आधार पर वंचित नहीं रखा जाएगा शिक्षा के लिए। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको? अगर पूछा जाए अनुच्छेद 29(2) के तहत क्या जोड़ेगा, आप बता पाएंगे पेपर में? बिल्कुल, वादा करिए मेरे साथ, बहुत अच्छे से समझेंगे आप, बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। भले ही इससे पहले आपको ये बोरिंग सब्जेक्ट लगता हो, लेकिन अब नहीं लगेगा। ओके, अब देखते हैं, हम बात करेंगे अनुच्छेद 45। जितने महत्वपूर्ण है वही इंक्लूड किया है, और मैराथन क्लास है तो सब कुछ कवर करेंगे। और दोस्तों जो चीज़ें इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती, ठीक है, उनको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि फिर पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर सभी चीज़ें मैं इसके अंदर डालूं क्लास के, तो फिर मैराथन का मतलब क्या? फिर तो आप ये समझ लीजिए कि 7-8 घंटे की क्लास, तब जाके आपका पूरा सब्जेक्ट खत्म हो। लेकिन ये आपके लिए निचोड़ है, ठीक है, पूरे सब्जेक्ट की क्रीम निकाल करके आपको दे दी गई है एक दिन के अंदर। मेरी भले ही 3-4 दिन पहले से इसमें मेहनत लगी हो, लेकिन आपके लिए 1 घंटे में, 2 घंटे में, जितने में क्लास खत्म होगी उसमें पूरी क्रीम आपको मिल जाएगी। इतना आपको याद कर लेना है, बिल्कुल। ठीक है, अब बात करेंगे अनुच्छेद 45 में ऐसा क्या था दोस्तों। राज्य इस संविधान के लागू होने के समय 10 वर्ष की अवधि में 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयास करेगा। ये बात इसमें कही गई थी अनुच्छेद 45 में, कि जब हमारे भारत देश का संविधान लागू हुआ तभी इसकी बात कर दी गई थी कि भाई 10 वर्ष की अवधि में आने वाले तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेंगे। ये बात इसमें कही गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें अनुच्छेद 51 के। ठीक है, अनुच्छेद 51 के, इसमें क्या बात की गई? इसमें कहा गया कि कोई भी अभिभावक यानी बच्चे का माता पिता या संरक्षक जिसके पास बच्चा रहता है 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाएगा। यानी जिसके पास भी बच्चा रहता है उसकी उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच में है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाए। ठीक है, चाहे वो कहीं भी रहता है किसी के भी पास, तो वो उसकी जिम्मेदारी बनती है। क्लियर हो गया आपको? अब दोस्तों इससे अलग कोई अनुच्छेद आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस आपने ये 4 याद रखने हैं, इनके अंदर क्या क्या बातें यहाँ पर बोली गई है, इतना समझ में आया। अब चलिए आगे बात करेंगे
अब हम अगले टॉपिक पर मूव करेंगे। अगला टॉपिक हमारा आ जाता है निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, यानी अभी तक तो सिर्फ बात की गई थी, संविधान में कुछ अनुच्छेद जोड़े गए थे, लेकिन इसके लिए एक अधिनियम आया। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के लिए एक अधिनियम आया। कौन से सन में? 2009 में। आपको इस सन याद रखना है कि शिक्षा निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया? सन 2009 में। ठीक है, सन 2009 में आया। इसमें क्या बात थी? अब आपको जैसे नाम से ही क्लियर हो गया कि निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा, पेपर में पूछा जाए तो आप इससे समझ जाएंगे। ठीक है, इससे ही अंदाजा लग जाएगा आपको किसके अंदर होने क्या वाला है। वही वाली बात जो हमने अभी डिस्कस की थी। इस अधिनियम में कहा गया कि निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या करता है? 6 से 14 वर्ष की आयु के हर बच्चे को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के दायित्व को निर्धारित करता है। ठीक है, यानी ये सरकार के, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उनके दायित्व को निर्धारण करता है। इस अधिनियम में 7 अध्याय और 38 खंड है। इसमें 7 अध्याय और 38 खंड है। बस इतना आपको यहाँ बताना है। और ये चीज सबसे महत्वपूर्ण है ही, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और कब जोड़ा गया। ये तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। संविधान के खंड 3, ये भी याद रखना है आपको, खंड 3 में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या जोड़ा गया? 21A या 21A जोड़ा गया, जिसमें क्या बात कही गई थी कि निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होगी। अभी हमने 21A पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था। तो 21A कौन से सन में जोड़ा गया? 2002 में हुआ ये संशोधन। और कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 86वां, यानी 86वें नंबर का संशोधन हुआ। 86वें नंबर पर चेंज हुआ संविधान में। कब हुआ? 2002 में हुआ। कौन से खंड में जोड़ा गया? तो खंड 3 में जोड़ा गया। ठीक है, खंड 3 में जोड़ा गया। और क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। और बात इसमें क्या की गई? निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए। क्लियर हो गया? बिल्कुल, थम्स अप कर दीजिए सभी लोग। अब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों स्कूल के प्रकार, यानी स्कूल कितने प्रकार के होते हैं। अगर देखा जाए तो स्कूल के प्रकार यदि पूछ लिया जाए तो आप इस तरीके से टेबल बना के समझ लीजिए। अगर आए तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, मेरा मन हुआ इस क्वेश्चन को करवाने का, पता नहीं क्यों। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप समझ लीजिए एक बार। बहुत छोटे से में काम खत्म हो जाएगा। स्कूल के प्रकार, सरकार द्वारा स्थापित स्कूल होता है पहला। सरकार के द्वारा जो स्कूल स्थापित किए जाते हैं, पहला प्रकार तो वो हो गया। दूसरा क्या है? अनुदान प्राप्ति निजी स्कूल, यानी स्कूल तो निजी है लेकिन उसे अनुदान मिला है सरकार की तरफ से। दूसरे नंबर के स्कूल हो गए। ठीक है, तीनों के चारों के बीच में डिफरेंस है। तीसरा क्या है? विशेष श्रेणी के स्कूल। विशेष श्रेणी के कैसे? जैसे नवोदय विद्यालय होते हैं, केंद्र विद्यालय होते हैं, वो वाले। और चौथा कौन सा होता है? अनुदान न पाने वाले निजी स्कूल, जो आपके आसपास होंगे। ठीक है, जिनमें अनुदान भी नहीं होता और वे कैसे होते हैं? निजी स्कूल होते हैं। एक वे होते हैं जिन्हें अनुदान मिलता है और निजी स्कूल होते हैं। एक पूर्ण रूप से सरकार द्वारा स्थापित स्कूल होते हैं। और तीसरा क्या था? विशेष श्रेणी के स्कूल, जैसे नवोदय और केंद्र विद्यालय। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गई? अगर पूछा जाए बिल्कुल बता करके आना, छोड़ना मत क्वेश्चन कोई भी, चाहे वो आपसे कोई भी क्वेश्चन हो, आता हो या नहीं आता हो, छोड़ना आपको नहीं है। ठीक है, और कल आपको दोस्तों क्लास मिल जाएगी, उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको अपनी कॉपी लिखनी है। कल आपकी वो क्लास होगी, तो ज़रूर से आप लोग देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है उससे, क्योंकि उसमें मैं कुछ ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे अपनी कॉपी को आप इफेक्टिव बनाएंगे ताकि एग्जामिनर बहुत अच्छे मार्क्स आपको दे। ऑलराइट गाइस, तो देखना मत भूलना आप लोग, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद वो रहने वाली है। अब हम अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे, जहां हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों के अधिकार यानी बाल अधिकार। बाल अधिकार से आप लोग क्या समझते हैं दोस्तों? ये क्यों जोड़े गए, इनकी ज़रूरत क्या पड़ी? क्योंकि ना क्या होता था कि छोटे छोटे बच्चों के अधिकारों का हनन होता था। हनन कैसे? कि उनको माता पिता से अलग कर दिया। ठीक है, उनकी खरीद और बेचना, ये सब चीज़ें उनके साथ होने लगी थी। तो इन चीज़ों पर अंकुश लगाने के लिए, उनको रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ अधिकारों की घोषणा की बालकों के लिए। वो कैसे? कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकार की घोषणा कब की? पहले तो यही याद आपको रखना है, 20 नवंबर सन
1989 को, ठीक है, 20 नवंबर 1989। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के लिए कुछ अधिकारों की घोषणा की और भारत सरकार ने इस घोषणा को कब स्वीकार किया, कब अंगीकृत किया अपने संविधान में, तो 11 दिसंबर 1992 को, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने तो बना दिए थे इनको 20 नवंबर सन 1889 को ही, लेकिन भारत ने इनको 11 दिसंबर 1992 में जाकर के अंगीकृत किया, ठीक है। और कौन कौन से अधिकार थे आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे बच्चों को जन्म के तुरंत बाद क्या करवाना, उनका पंजीकरण करवाना, राष्ट्रीयता दिलवाना उनको कि भारत का नागरिक है, ठीक है, पंजीकरण करवाना उनका। दूसरा अधिकार क्या है बालक का, तो वह है बच्चों को माता पिता से अलग न करना, ठीक है। तीसरा क्या है, बच्चों के अपहरण व क्रय विक्रय पर रोक लगाना, यानी उनकी कोई भी खरीद फरोख्त नहीं करेगा। और लैंगिक शोषण से बचाना, लैंगिक शोषण अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, ठीक है। और शरणार्थी बच्चों को संरक्षण प्रदान करना, ये क्या है, बच्चों के अधिकार है, बालकों के अधिकार है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने डिसाइड करे थे कब, 20 नवंबर सन 1989 को, और भारत में कब लिया गया इनको, 11 दिसंबर 1992 को। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम जानेंगे राष्ट्रीय बाल नीति। राष्ट्रीय बाल नीति, इसमें क्या कुछ अलग है और यहाँ आपको क्या जानने को मिलेगा ये भी जानेंगे। दोस्तों, राष्ट्रीय बाल नीति की अगर बात करें तो 22 अगस्त 1947 को, कब, 22 अगस्त 1947 को भारत सरकार ने बच्चों के कल्याणार्थ के लिए राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की। किस लिए, बच्चों के कल्याण के लिए, ठीक है, बच्चों के कल्याण के लिए, उनका भविष्य जो है सेफ रखने के लिए इस नीति की, राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की गई। अब राष्ट्रीय बाल नीति है तो आपको समझ में आएगा कि बच्चों से ही क्या होगी, बच्चों से ही रिलेटेड है। तो क्या क्या होगा इसमें, इसकी बात करेंगे, जिसके अंतर्गत बालकों के पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास हेतु निम्न उपाय दिए गए, ठीक है। यानी बच्चों का पूर्ण रूप से शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो और सामाजिक विकास हो, उसके कुछ उपाय दिए गए। कौन कौन से, जैसे पहला है वही सेम कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, और बच्चों को माता पिता से अलग न करना, ठीक है। जैसा हमने इससे पहले वाले जब अधिकार हमने जाने थे बालक के, उनमें हमने जाना था, तो वही वाला आगे, एक तो कि बच्चों को माता पिता से अलग न करना, राज्य द्वारा पोषाहार कार्यक्रम चलाना, और 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को जोखिम कार्य न करने दिया जाए और मादक पदार्थ के सेवन से भी रोका जाए। तो ये कुछ क्या हुई, ये कुछ उपाय दिए गए ताकि बच्चे इन सब चीज़ों से क्या हुए, बचकर रह सके। गाइस सॉरी, थोड़ा सा पास में यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं और वो यहाँ पर दिवाली के लिए अभी से बम जला रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। आपके पास बीच बीच में आवाज़ आती रहेगी ऐसी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी दिल से, ठीक है, छोटे बच्चे हैं। अब चलिए आगे मैं आपको बताऊंगी संवैधानिक प्रावधान। कौन कौन से ऐसे संवैधानिक प्रावधान हुए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जैसे अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में ऐसा क्या खास है, इसमें दोस्तों स्त्री बच्चों का क्रय विक्रय करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया। क्या कि अनुच्छेद 23 के अंतर्गत क्या कहा कि भाई कोई भी हो, वो स्त्री और बच्चों का यदि क्रय विक्रय करेगा तो वो दंडनीय अपराध माना जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया, ये आपसे बहुत पूछा जाता है। अनुच्छेद 24 क्यों, क्योंकि इसमें बात ही ऐसी है, बच्चों को कारखाने या जोखिम भरे कार्य करवाना उनसे, ये भी दंडनीय अपराध है, ठीक है। बच्चों से कारखानों में या जोखिम भरे कार्य को करवाना उनका दंडनीय अपराध है। समझ में आई बात। अगर आपसे अनुच्छेद 23 पूछा जाए, आप बता पाएंगे किससे संबंधित है। अनुच्छेद 24 पूछा जाए तो आप बता पाएंगे किससे संबंधित है, ठीक है। अब चलिए चैप्टर 2 की तरफ हम मूव करेंगे। पहला चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। और हाँ गाइस, आपको मैं रिवाइज करने का तरीका हर मैराथन क्लास में बता रही हूँ, आप इनको एक बार और रिवाइज करिएगा। पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, उसके लिए आपको बिल्कुल भी इतना सा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको समझना ज़रूरी है। अगर खाली पीडीएफ से आप याद करने की कोशिश करेंगे तो शायद नहीं होगा,
ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें मैंने शॉर्ट नोट्स इस तरीके से बनाए हैं कि मैं उनको आपको अच्छे से समझा पाऊँ, एक्सप्लेन कर सकूँ। लेकिन अगर आप बिना सुने उससे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो आपको हवा हवा में बात जैसी लगेगी, समझ में इतना नहीं आएगा। इसीलिए क्लास लेना ज़रूरी है। और रिवाइज करने का तरीका ये है कि आपको जब भी रिवाइज करना हो, क्लास को चलाइए इसको और ईयरफोन लगा के शाम को लेट जाइए, ठीक है, और पूरा सिलेबस आपका रिवाइज हो जाएगा। बहुत अच्छा तरीका है रिवाइज करने के लिए। अब चलिए, अब हम क्या बात करेंगे यहाँ पर, हम दोस्तों देखेंगे स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा में कौन कौन से ऐसे बदलाव हुए, कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हुई जो आपके पेपर में पूछी जाती है। तो चलिए बात करेंगे स्वतंत्रता के पूर्व या पश्चात में शिक्षा का क्या रोल रहा। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा का इतिहास बहुत पुराना है। बहुत पुराने से मतलब वैदिक युग से चला आ रहा है और अब आधुनिक युग है, ठीक है, वर्तमान युग है, इसमें भी चल ही रहा है। तो इस शिक्षा का प्रारंभ स्वरूप गुरुकुल से देखने को मिला था, यानी सबसे पहले कहाँ, गुरुकुल में प्रारंभिक शिक्षा। फिर उसके बाद वैदिक युग, बौद्ध युग, मुस्लिम युग आया और उसके बाद ब्रिटिश युग आया, ठीक है, और अब आधुनिक युग है। ठीक है, सबसे पहले वैदिक युग, फिर उसके बाद बौद्ध युग, फिर मुस्लिम युग, फिर ब्रिटिश युग। अगर आ जाए तो आपके लिए बेनिफिट होगा, बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। आपको पता चल गया किसके बाद किस कौन कौन आया। ठीक है, बौद्ध युग के बाद मुस्लिम युग आया, मुस्लिम युग के बाद ब्रिटिश आए, उनका युग चला। अब चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बातें यहाँ पर हम जान लेते हैं कि जब बात थी सन 1765 की, यानी आज़ादी से पहले, थोड़े समय के लिए हम आज़ादी से पहले की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज़ादी से पहले से ही शुरुआत हो गई थी यहाँ पर शिक्षा में बदलाव करने की, नई नई शिक्षा नीति को लाने की, तो पहले ही शुरुआत हो चुकी थी हमारी आज़ादी से। तो सन 1765 तक कंपनी से आप क्या समझेंगे, कंपनी यानी जहाँ भी कंपनी का नाम आए तो समझ लेना ईस्ट इंडिया कंपनी की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो सन 1765 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की शिक्षा नीति प्राथमिक शिक्षा देने तक सीमित रही। ठीक है, यानी वो क्या करते थे, सिर्फ प्राथमिक शिक्षा देने तक ही सीमित थे। उसके बाद शिक्षा नीति में बदलाव हुए और उच्च शिक्षा का भी गठन किया गया, यानी पहले सिर्फ शिक्षा प्राथमिक स्तर तक ही लिमिटेड थी, वहीं तक स्थित थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, फिर उच्च शिक्षा का भी गठन किया गया। जैसे जो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है, बहुत ध्यान देने वाली है, वो ये है कि 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई। ठीक है, कब हुई, 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई, आपसे पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, और दूसरी बात 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। कब हुई बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना, 1791 में हुई, बिल्कुल सही बात। ठीक है, अब हम आगे बात करें कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, पेपर में पूछा जाता है। तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा कब हुई, सन 1800 में, कहाँ, कोलकाता में की गई। कौन से कॉलेज की, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1800 सन में हुई और कहाँ हुई, कोलकाता में। अब ये हमारा थोड़ा सा जो ओवरव्यू था वो खत्म हो गया और यहाँ से कई सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके निकल करके आपके सामने आ गए कि कैसे कैसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब हम चलेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और भी महत्वपूर्ण बात पर चलेंगे। यहाँ हम बात करेंगे 1813 का आज्ञा पत्र। ठीक है, 1813 का आज्ञा पत्र। अब इसमें क्या कुछ खास था जो जानने लायक है, और किसके द्वारा ये आज्ञा पत्र प्रस्तुत किया जाता था, क्या ये भी आपको पता है, तो हम बात करेंगे इसके बारे में। इसको जानने से पहले कि इसमें क्या खास बातें थी, आपको ये पता होना चाहिए कि आज्ञा पत्र है क्या। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC से मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र पर प्रत्येक 20 वर्ष बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा परिवर्तन किया जाता था। क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ खामियां रहती थी हमेशा, और उनको सुधारने के लिए प्रत्येक 20 वर्ष बाद क्या होता था, एक नया आज्ञा पत्र जारी कर दिया जाता था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, तो उसी के लिए ये 1813 का आज्ञा पत्र सबसे पहले आया। इसमें अब जानेंगे हम कि इसमें क्या क्या बातें खास थी। सबसे पहले आप जानेंगे कि किसी भी यूरोपीय देश के मिशनरियों को
भारत में प्रवेश करने और यहाँ पर आकर के ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की छूट 1813 के आज्ञा पत्र के द्वारा ही दी गई थी। ठीक है, कि भारत में कोई भी यूरोपीय देश से मिशनरी आए और यहाँ पर आकर के ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करे, उनको बिल्कुल छूट है। ये बात किसमें की गई? 1813 के आज्ञा पत्र में। समझते हुए चलना, क्योंकि यहाँ पर कई सारे ऐसे आज्ञा पत्र आएंगे जिनके बारे में आपसे पेपर में यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे और क्या बातें थी इसमें कहा गया कि भारतीय शिक्षा का आधार जो था ना, कि यानी जिस लैंग्वेज में शिक्षा दी जाए वो यूरोपीय शिक्षा दी जाए, यानी भारतीय शिक्षा का आधार जो है वो यूरोपीय शिक्षा को बनाने की बात यहाँ पर कही गई 1813 के आज्ञा पत्र में। ओके, और तीसरी बात यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है? तीसरी बात महत्वपूर्ण यहाँ पर ये निकल कर के आती है कि इसमें ये कहा गया कि कंपनी के द्वारा प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि का प्रयोग केवल साहित्य के रखरखाव और विकास के लिए, उसके उत्थान के लिए, जो विद्वान होते हैं साहित्य के, उनके प्रोत्साहन के लिए खर्च किया जाएगा। ठीक है, यानी 1 लाख की धनराशि कम से कम प्रति वर्ष जरूर दी जाएगी साहित्य के रखरखाव के लिए। बस ये 3 बातें आपको इसके बारे में जाननी है। 1813 का आज्ञा पत्र 2 नंबर में पूछा जाए तो बहुत है इतना लिखने के लिए। ठीक है, बहुत है, काफ़ी है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से थी मैंने आपको बता दी। आपको इसको एक बार और देखना है कि क्या क्या बातें यहाँ पर करी गई, कि भाई कोई भी यूरोपीय देश के मिशनरी आए और भारत में आकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करे, उनके लिए बिल्कुल छूट है। और भारतीय शिक्षा का अधिकार यूरोपीय शिक्षा पद्धति हो गई, और कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि साहित्य के रखरखाव के लिए दी गई। और अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे हम प्राच्य यानी प्राच्यवादी वर्ग के बारे में। यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि प्राच्य कौन है। दोस्तों, प्राच्यवादी विचारधारा के जो लोग थे, अब कैसे प्राच्यवादी क्यों कहा जाता था इन्हें? क्योंकि ये जो शिक्षा की बात अगर करें तो इनका मानना था कि जो शिक्षा है वो यहाँ की इनकी मातृभाषा पर ही आधारित होना चाहिए, इसीलिए इनको क्या कहा गया? प्राच्यवादी। ठीक है, कि यहाँ जो शिक्षा दी जाती है भारत में तो वो मातृभाषा पर ही आधारित हो। प्राच्यवादी वर्ग का यही मानना था। लेकिन जरूरी थोड़े ना है कि सब इस बात से सहमत हो गए। फिर आए पाश्चात्यवादी, जैसे प्लूटो वगैरह। पाश्चात्यवादी जो विचारधारा के कई सारे विद्वान हुए, उनके बारे में मैंने आपकी क्लास ली थी, तो आपको समझ आ जाएगी ये सभी चीज़ें। अगर आपने पहली क्लास ली है तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो दोस्तों, इनका विरोध किया पाश्चात्यवादियों ने। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो पाश्चात्यवादी वर्ग के लोग थे वो कहते थे कि ब्रिटेन के प्रति इनकी अलग ही रुचि थी, इनकी बहुत निष्ठा रखते थे ब्रिटेन के प्रति, और ये चाहते थे कि शिक्षा का माध्यम जो है वो अंग्रेजी हो, ना कि मातृभाषा। तो इस बात को लेकर इन दोनों में हमेशा विवाद रहता था, प्राच्य और पाश्चात्यवादी में। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्राच्यवादी क्या कहते थे कि मातृभाषा में शिक्षा हो, लेकिन पाश्चात्यवादी इनका विरोध करके ये बोलते थे कि नहीं भाई, शिक्षा तो अंग्रेजी में मिलनी चाहिए, अंग्रेजी भाषा ज़्यादा अच्छी है। तो इन दोनों का ऐसे ही विवाद कम से कम 1834 तक चलता रहा। फिर आगे आके इनका अंत होगा। इन दोनों के जो बीच में लड़ाई चलती आ रही है, विरोध चलता रहा है, इसका अंत होगा आगे जाकर के हम इसकी बात करेंगे। अब हम दोस्तों देखेंगे मैकाले का विवरण पत्र। ठीक है, मैकाले पर बात आ जाती है तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का है। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको समझेंगे, यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, इस हिसाब से आपको समझना है। आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट आपने करना ही करना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पक्का पूछे जाने वाला है। दोस्तों, मैकाले का विवरण पत्र कब आया? सबसे पहले तो आप यही जान लिए, 1835 में। ठीक है, 1835 में मैकाले का विवरण पत्र जो है जारी हुआ था। और अगर बात करें कि मैकाले कब आया, ये तो इसके विवरण पत्र की बात हुई 1835 में, लेकिन मैकाले आया था 10 जून 1834 में। क्यों आया था? ये आया था दोस्तों एक कानूनी सदस्य बनकर। किसका? गवर्नर जनरल की काउंसिल का। ठीक है, गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सदस्य के रूप में ये भारत में आया था। कब आया था? 10 जून 1834 को। तो ये आपको ध्यान रखना है, कब आया? 10 जून 1834 में ये आया भारत में। ठीक है, और तब से ही इसने यहाँ पर आकर अपने काम शुरू कर दिए। क्या क्या काम करे ऐसे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, सबको जानेंगे A to Z। तो
आपको पता चल गया 1835 में इसका विवरण पत्र, और 1834 में यानी 1 साल पहले ही 10 जून को ये भारत में आया था। अब मैकाले शिक्षा द्वारा क्या करना चाहता था, इस विवरण पत्र में ऐसा क्या था कि इसने सारी जगह धूम मचा दी? वो ये था दोस्तों, इसका उद्देश्य ये था मैकाले का कि जो भारतीय लोग हैं, ठीक है, भारतीय लोग हैं, वो रंग रूप से तो क्या हो, भारतीय हो, ठीक है, रंग रूप से भारतीय हो, लेकिन जो उनकी अंदरूनी सोच है, विचार है, चिंतन करने का तरीका है, बातचीत का ढंग है, सोचने की शक्ति है, उनके विचार है, सब कैसे हो जाए, अंग्रेज हो जाए, अंग्रेजों के जैसे हो जाए। तो यानी वे उन्हें यहाँ पर काला अंग्रेज बनाना चाहते थे। काला अंग्रेज किस तरीके से, क्योंकि गेहुआ रंग होता है भारतीय लोगों का, तो वे क्या चाहते थे कि अंदरूनी तौर पर तो वे अंग्रेज हो, लेकिन बाहर से दिखने में वो भारतीय हो। अब चलिए इनकी कही हुई जो बिल्कुल आप कह देते हैं, उनका कथन जो था पूरा का पूरा वही जान लेते हैं इन्हीं के थ्रू, कि मैकाले शिक्षा द्वारा भारत में ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहता था जो रंग रूप में भारतीय हो, परंतु वेशभूषा, बातचीत, चिंतन तथा विचारों में अंग्रेज हो। ये उद्देश्य था मैकाले का। यही चीज़ें इसने अपने विवरण पत्र में 1835 में लिखी थी, जिस वजह से ये इतना फेमस हो गया। इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ रहा है आज। अब चलिए यहाँ पर इसने क्या कहा कि साहित्य शब्द के, इसके विवरण पत्र में कुछ मुख्य बातें थी, वो हम जानेंगे कौन कौन सी। पहली क्या है जो इसने बताया कि साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी और संस्कृत ही नहीं, अंग्रेजी को भी शामिल करो। भाई अंग्रेजी शिक्षा को तो बढ़ावा देने का इसका मकसद ही था। तो इसने क्या कहा कि भाई एक काम करो कि अरबी और संस्कृत को तो पहले से ही आप साहित्य के अंतर्गत रखते हो, लेकिन अब से अंग्रेजी को भी उसमें शामिल कर लो। दूसरी क्या बात इन्होंने कहा कि 1 लाख की धनराशि व्यय करने पर सरकार पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, वो अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहे वहाँ खर्च करे। अब क्या 1 लाख की जो धनराशि थी वो सरकार खर्च करेगी, इसका क्या मतलब है? ये ऑर्डर देगा क्या सरकार को कि 1 लाख रुपए की धनराशि कहाँ खर्च करे? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का राज था, हर काम इनसे पूछकर भारत के लोग करते थे। तो यहाँ इन्होंने कहा कि 1 लाख की धनराशि का व्यय करने पर हम आपको नहीं पूछेंगे कि आप 1 लाख रुपए को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ लगा रहे हो, ये बात हम आपसे नहीं पूछेंगे। फिर तीसरी बात क्या थी इस विवरण पत्र में? तीसरी बात ये थी कि भारतीय विद्वान अंग्रेजी विषय में भी हो सकते हैं। इससे क्या समझे? इससे ये समझे कि यहाँ के लोगों को प्रेरित करने के लिए, अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए इन्होंने ये कहा कि ऐसे ज़रूरी नहीं है कि भाई आप अरबी के, संस्कृत के, हिंदी में ही साहित्य लिखो और विद्वान बनो, आप अंग्रेजी विषय को भी लो, इसमें भी आप विद्वान बन सकते हो। ये बात इन्होंने कही। और चौथा खास पॉइंट यहाँ क्या था कि भारतीय साहित्य को निरर्थक और अंग्रेजी को समृद्ध बनाने का इन्होंने यहाँ खूब सारा प्रयास किया, और ये बहुत हद तक सफल भी हुए। ठीक है, तो आपको पता चल गई इनके विवरण पत्र में कौन कौन सी बातें थी। ठीक है, 10 जून 1834 में आए, विवरण खुद कब आए थे? 10 जून 1834 को। विवरण पत्र इनका कब आया? 1835 में। कौन कौन सी बातें हुई सब पता चल गई आपको। अब यहाँ से एक और बढ़िया बात आपको यहाँ जानने को मिलेगी जो आपके पेपर में सीधी सीधी पूछ ली जाती है, बिल्कुल सीधे। वो क्या है कि निस्यंदन का सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? बताइए सभी लोग। मैकाले ने दिया, क्योंकि हम अभी मैकाले की बात कर रहे हैं ना, और सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निस्यंदन का सिद्धांत किसने दिया? मैकाले ने दिया। निस्यंदन के सिद्धांत को इंग्लिश में हम कहते हैं फिल्ट्रेशन थ्योरी। फिल्टर करना मतलब छानना, ठीक है, छानने की क्रिया। ये किसने दिया? मैकाले ने। अब इसका छानने की क्रिया से आप क्या समझेंगे? इसका क्या मतलब है? छानने की प्रक्रिया मतलब ये है कि मैकाले ने कहा कि जो भारतीय वर्ग के जो अच्छे परिवार के लोग हैं, यानी जो धनी परिवार के लोग हैं, उनको शिक्षित कर दिया जाए। ठीक है, उनको शिक्षित कर दिया जाए, चुनिंदा लोगों को, और फिर क्या होगा? शिक्षा उनसे छन छन कर बाकी सब बचे हुए समाज के पास, समुदाय के पास, लोगों के पास अपने आप चली जाएगी। तो ये थ्योरी थी इनकी, निस्यंदन सिद्धांत यानी फिल्ट्रेशन थ्योरी, छनने की क्रिया, यानी कुछ ही चुनिंदा लोगों को शिक्षित कर दिया जाए वर्ग के, और अपने आप शिक्षा फिर निम्न वर्ग तक अपने आप चली जाएगी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी इस चीज़ को। रुकिए 1 सेकेंड बस, यहाँ पर मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझाएंगे ताकि आपको ये एग्जाम में एकदम देख के समझ में आ जाएगा क्या है।
ठीक है। मान लीजिए लिमिटेड लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर खूब सारे इनके बाद में समाज परिवार है और इनके नीचे फिर और भी ज़्यादा लोग। तो मैकाले ने कहा कि हम बस इन लोगों को शिक्षित करेंगे जो सबसे ऊपर वाले तबके के लोग हैं, ठीक है। फिर शिक्षा इनसे छन छन कर इन लोगों के पास जाएगी, ठीक है। और फिर इनके बाद बची कुची फिर इनके पास, यहाँ तक जाएगी शिक्षा। इस तरीके से क्या होगा, ये क्या होगी, शिक्षा सभी लोगों तक पहुँच जाएगी। ये था छनने की क्रिया या निस्यंदन सिद्धांत, फिल्ट्रेशन थ्योरी जो मैकाले ने दी। क्लियर। अब मैकाले से रिलेटेड यहाँ पर लास्ट चीज जो हम यहाँ पर देखेंगे वो ये है कि मैकाले के विवरण पत्र में कुछ दोष थे, कुछ क्या ज़्यादा हद तक दोष ही थे, और कुछ यहाँ पर गुण भी थे। गुण कैसे, क्या ये किसी काम के लिए, काम का था भारतीयों के लिए? हाँ। कैसे, अब जानेंगे। चलिए एक एक करके जानेंगे। पहला पॉइंट है, पहले हम दोष जानेंगे, साथ साथ गुण भी जानते हुए चलेंगे। पहला पॉइंट है, भारतीयों में फूट का बीजारोपण हुआ। मतलब भारतीयों के बीच में फूट पड़ गई। वो कैसे कि जैसे ऊपर के जो ऊपरी श्रेणी के लोग थे, धनी लोग थे, उनको शिक्षित कर दिया तो वे अपने आप को महान समझने लगे, ठीक है। जो जिन लोगों के पास वो पहले मिलजुल कर रहते थे उनसे उन्होंने अपने आप को परे रखना शुरू कर दिया कि भाई ये तो हिंदी वाले लोग हैं, इनको तो कुछ नहीं आता, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, भारतीयों के बीच में ही फूट डालने का काम कर दिया इस विवरण पत्र के द्वारा, ठीक है। और गुण क्या हुआ, भारत के लोगों के लिए ज्ञान के द्वार खुल गए। वो कैसे कि भाई अंग्रेजी सीखेंगे, इंग्लिश सीखेंगे तो फिर उनकी जो चाल थी, उनकी जो दिमाग की वो पूरी की पूरी उनकी, आप कह लीजिए कि जितना उनके विचार थे कि यहाँ पर क्या चीज़ वो लागू करना चाहते हैं, कितने अच्छे से यहाँ के लोगों को फंसाना चाहते हैं, अब उनका पता भारतीयों को चलने लगा। क्यों? क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज समझ गए थे। पहले तो कुछ पता ही नहीं था क्या चल रहा है। अब दूसरी बात क्या है, दोष की तरफ आइए, इधर देखेंगे कि भारतीय संस्कृति व साहित्य की अवहेलना की गई। हाँ बिल्कुल बात सही है कि भाई भारतीय संस्कृति को बिल्कुल परे करने की कोशिश यहाँ पर की, और किसे बढ़ावा दिया, अंग्रेजी को, और भारतीय संस्कृति की अवहेलना की गई। और दूसरी तरफ गुण देखें तो आधुनिक शिक्षा का भी शिलान्यास हुआ। तीसरा दोष क्या है, भारतीय भाषा का अपमान किया गया। बहुत गलत बात यहाँ पर हो रही थी कि भारतीय भाषा का अपमान करके अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा था, और भारतीय अपने अधिकार के प्रति जागृत होने लगे थे। जब वो शिक्षित होने लगे तो अपने अधिकार के प्रति उनके अंदर जागरूकता की भावना विकसित होने लगी थी। चौथा, अगर दोष की बात करें तो अंग्रेजी जबरदस्ती उनके ऊपर थोपी जा रही थी कि अंग्रेजी में ही उच्च शिक्षा होगी। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो उनमें राजनीतिक जागरूकता भी प्रारंभ हो गई थी, ठीक है। भारतीय में राजनीतिक जागरूकता भी प्रारंभ हो गई थी। तो ये इधर गुण थे, इधर दोष थे। आपको दोनों समझ में आ गई। कई बार पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में, ज़रूरी था इसलिए मैंने आपको यहाँ पर मैराथन क्लास के अंदर ये भी प्रोवाइड किया। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। आपको बस ध्यान ये रखना है कि लगातार सपोर्ट करते रहे, लाइक करते रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहे और रिवीजन करते रहे, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे वुड के घोषणा पत्र की, ठीक है। हमने बात कर ली मैकाले के घोषणा पत्र की, अब हम बात कर रहे हैं वुड का घोषणा पत्र। कब आया? 1854 में। ये सन आपको याद रखना है। आपको मैं एक क्लास दे चुकी हूँ जिसमें मैंने बहुत हद तक ट्रिक से आपको याद करवाया है कि कौन सा घोषणा पत्र कब आया, कौन सी समिति की स्थापना किस वर्ष हुई, कौन अध्यक्ष है, ठीक है, कौन सा संगठन किस वर्ष में बनाया गया, कौन सी समिति किस वर्ष में बनाई गई। मैं पूरी एक क्लास में सभी समिति, संगठन, सभी के ईयर्स को याद करवा चुकी हूँ आपको। अगर आपने नहीं देखा है ज़रूर देखिए, आपको बहुत हेल्प उससे मिलने वाली है, ठीक है। वो क्लास ज़रूर देखिएगा आप। तो यहाँ हम देखेंगे वुड के घोषणा पत्र में क्या कुछ खास बातें थी। दोस्तों सबसे पहले तो एक बात यहाँ पर ये है कि जो चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र आया, इसको अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया, ठीक है। ये पूछा जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है जो 1854 में जारी हुआ था। और मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? मैग्ना कार्टा का मतलब होता है महाधिकार पत्र, ठीक है। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? महाधिकार पत्र, ओके। अब इसके द्वारा वुड का जो घोषणा पत्र आया, इसके द्वारा कौन कौन से सुझाव दिए गए उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। पहला सुझाव क्या था कि सरकार पाश्चात्य शिक्षा
कला, दर्शन, विज्ञान, साहित्य का प्रसार करें। पाश्चात्य यानी जो पाश्चात्यवादी थे वो अंग्रेजी को बढ़ावा देते, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर बात की गई है अंग्रेजी में शिक्षा दी जाए, कला, दर्शन, विज्ञान, साहित्य में हर जगह उसका प्रसार किया जाए अंग्रेजी का। दूसरी क्या बात थी, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, पर देसी भाषा को भी प्रोत्साहित किया जाए, मतलब जिससे भारतीय बुरा ना मान जाए, तो इस बात को भी यहाँ लिख दिया गया कि भाई देसी भाषा को भी प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन जो शिक्षा का माध्यम होगी, उच्च शिक्षा का माध्यम जो होगी वो होगी अंग्रेजी। ठीक है, आपकी भाषा को भी हम प्रमोट करेंगे, लेकिन अंग्रेजी होगी शिक्षा का माध्यम। तीसरी क्या बात यहाँ पर सुझाव क्या दिया गया कि चरित्र का विकास करेंगे शिक्षा के द्वारा। और चौथी, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया। और पांचवी क्या थी कि शिक्षा का स्वरूप डिसाइड किया गया कि कैसा होगा कि पहले क्या होंगे, प्राथमिक स्कूल होंगे, बच्चा पहले कहाँ जाएगा, प्राथमिक स्कूल जाएगा, उसके बाद फिर एडमिशन लिया तो मिडिल स्कूल में जाएगा, वहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करेगा, उसके बाद हाई स्कूल, ठीक है, हाई स्कूल के बाद फिर कॉलेजेस में जाएगा, एंड देन यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय। तो ये एक पूरा स्वरूप तैयार किया गया शिक्षा का। समझ में आ गया पूरा, एक एक स्टेप से आप देख सकते हैं, पहले प्राथमिक विद्यालय, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय। आपको समझ में आ गई पूरी बात कि बोर्ड के घोषणा पत्र में क्या क्या बातें महत्वपूर्ण थी। बहुत अच्छी बात है। अब हम चलेंगे आगे और देखेंगे भारतीय शिक्षा के आयोग कौन कौन से स्थापित हुए जो बहुत ही महत्व रखते हैं आपके सिलेबस में। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे हंटर आयोग की। हंटर आयोग की स्थापना दोस्तों 1882 से 83 के बीच में हुई। ओके, यहाँ आप देखिए 1882 में किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड रिपन के द्वारा जो ब्रिटिश शासित भारत था, यानी जिस हिस्से पर ब्रिटिशों का शासन था, वहां पर इसकी स्थापना की गई। किसकी, हंटर कमीशन की। कब की गई, 1882 में की गई। किसके द्वारा की गई, लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई। ठीक है, और भारतीय शिक्षा आयोग भी इसको कहा गया, हंटर आयोग को। इसकी स्थापना दोस्तों चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में प्रतिपादित भारतीय शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करने के लिए की गई थी। ठीक है, जो चार्ल्स वुड का, अभी हमने जो वुड का घोषणा पत्र देखा, अभी हमने उसके बारे में जाना, तो जो चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र आया था ना, जिसके बारे में हमने अभी बात की, उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसकी समीक्षा करने के लिए, समीक्षा मतलब उसमें कमियां ढूंढकर उनका पता लगाने के लिए हंटर आयोग की स्थापना हुई थी। और किसने करी थी, किसकी अध्यक्षता में हुई थी इसकी स्थापना की थी लॉर्ड रिपन के द्वारा, लेकिन अध्यक्ष कौन थे, विलियम विल्सन हंटर। विलियम विल्सन हंटर अब कोई अलग इंसान है क्या, नहीं, जो जिनको हम हंटर बोलते हैं ना, वो इनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया हंटर आयोग का, विलियम विल्सन हंटर, ये इनका पूरा नाम है। ठीक है, हंटर का पूरा नाम विलियम विल्सन हंटर है। ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना किस लिए की, ताकि जो चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र आया था उसकी समीक्षा की जा सके। ठीक है, उद्देश्य क्या क्या थे इसके, हंटर कमीशन के उद्देश्य की अगर बात करें, आपके एग्जाम में पूछा जाए कि उद्देश्य बताइए हंटर कमीशन की स्थापना करने के क्या क्या है, तो ये थे, प्राथमिक तथा द्वितीयक स्तर की शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करना, और वुड की शिक्षा प्रणाली, जैसे कि अभी हमने बात करी कि वुड की जो घोषणा पत्र आया था उसकी समीक्षा करने के लिए, तो वही बात यहाँ पर लिखी है मैंने कि वुड की शिक्षा प्रणाली की असफलताओं का कारण खोजना, कि किन किन जगह पर वो असफल रही, और उन खामियों को दूर करने का तरीका या पद्धतियाँ सुझाना इसका उद्देश्य था। इस हंटर कमीशन को बनाने का उद्देश्य ये था। समझ में आई बात? सभी लोग कमेंट करके साथ साथ मुझे बताते हुए चलेंगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ना आने का कोई भी चांस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट करके और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए नोट्स बनाने की मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की है। अब दोस्तों सुधार की अगर बात करें कि इसने कौन कौन से सुधार करे, तो वे थे प्रशासनिक सुधार किए कुछ तो इसने, और दूसरा गुणवत्ता में सुधार किया गया शिक्षा की। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हंटर कमीशन की। हंटर कमीशन के बारे में आपने जान लिया, कमीशन की स्थापना कब हुई, कौन इसका अध्यक्ष था, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई, काम क्या था, उद्देश्य क्या था, सुधार कौन कौन से हुए, पूरा आपका ये टॉपिक कवर हो गया। अब हम बात करेंगे दोस्तों कोठारी आयोग।
ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, कोठारी आयोग की स्थापना कब होती है? 1964 से 66 के बीच। अभी हम बात करेंगे कब हुई। ठीक है, भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 के प्रस्ताव में प्रोफेसर DS कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। ठीक है, कौन थे इसके अध्यक्ष? कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर DS कोठारी थे। कोठारी नाम पर ही, इनके नाम पर ही कोठारी आयोग का नाम रखा गया। तो आपको समझ में आ गया, क्या समझ में आया कि कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर DS कोठारी थे। कब बनाया गया? 14 जुलाई 1964 के प्रस्ताव में। ठीक है, इसमें दोस्तों इस आयोग में 17 सदस्य थे, कुल 17 सदस्य थे, जिनमें बाकी 6 लोग जो है 6 लोग अन्य देशों के थे और कितने 11 लोग भारतीय थे और 6 अन्य देश के लोग थे जो कि शिक्षा के विशेषज्ञ हुआ करते थे। तो इस तरीके से कुल 17 लोग जो है सदस्य थे कोठारी आयोग के। समझ में आ गई बात? बहुत अच्छी बात है। अब हम दोस्तों जानेंगे कि कोठारी आयोग को स्थापित करने का, इसकी स्थापना करने का कोई उद्देश्य तो होगा, ऐसे थोड़े ना कोई आयोग बना दिया जाता है, कोई ना कोई उसका उद्देश्य होता है, पर्पस होता है, तो उसके वजह से फिर उसकी स्थापना करी जाती है। तो हम देखेंगे कौन से ऐसे उद्देश्य थे जिनकी वजह से कोठारी आयोग की स्थापना करी गई। पहला है शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि। शिक्षा के द्वारा उत्पादन में वृद्धि मतलब कि जितनी भी शिक्षा मिले वो अच्छी मिले, क्वालिटेटिव हो, क्वांटिटी ना हो कि दुनिया भर की चीज़ें ना हो, जितना मिले वो सटीक मिले। ठीक है, अच्छा मिले। जैसे आपकी मैराथन क्लास है, दुनिया भर की चीज़ें नहीं इसमें भरी गई है, जितना है सटीक है, क्वालिटेटिव है। ठीक है, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है लेकिन जितना है वो क्वालिटी वाला है मैटर। अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे क्या है कि शिक्षा द्वारा सामाजिक राष्ट्रीय एकता का विकास करना इसका उद्देश्य था, क्योंकि भारतीयों के द्वारा बनाया गया था ये आयोग, तो जाहिर सी बात है कि सभी चीज़ें यहाँ पर आपको अच्छी ही देखने को मिलेगी। तीसरा उद्देश्य क्या था? शिक्षा के द्वारा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तेज करना ताकि भारतीय लोग किसी से पिछड़े न रह सके। और चौथा क्या पॉइंट है कि शिक्षा के द्वारा सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। तो ये सभी उद्देश्य थे कोठारी आयोग की स्थापना करने के। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कोठारी आयोग की, कोठारी कमीशन की स्थापना की गई। समझ में आई बात? थम्स अप करते रहिए दोस्तों, पॉजिटिव एनर्जी मुझे भी देते रहिए, साथ साथ में लाइक और शेयर करके। मुझे कहना नहीं चाहिए, आपको खुद करना चाहिए, लेकिन आप लोग बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है, बहुत कम लोग करते हैं। आगे हम बात करेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। अब लिखवा लीजिए, यहाँ से तो आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने आपको क्लियर कराया हुआ है, लेकिन फिर से बताऊंगी क्योंकि मैराथन क्लास है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो मैं नहीं छोड़ सकती। दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना हुई थी 1986 में। ठीक है, 1986 में, 1986-87 भी बोला जाता है, लेकिन ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा जैसा आपको ऑप्शन में दिया गया होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1986 मान करके चलेंगे। तो दोस्तों, इस योजना का मुख्य उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा में छात्रों को आवश्यक संस्थागत उपकरण और निर्देशक सामग्री उपलब्ध करवाना। यानी प्राथमिक विद्यालय में जो न्यूनतम आवश्यक सामग्री होती है, जिनके बिना काम चलना मुश्किल है, उन सभी सामग्रियों को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के द्वारा हर एक प्राथमिक विद्यालय में उनको उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। समझ में आई बात कि हमारे देश में जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं सब में ये कुछ चीज़ें हैं लिमिटेड, वो तो होनी ही होनी चाहिए। जैसे इसमें मैंने नहीं लिखा है, मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं। जैसे शामपट का होना ज़रूरी है और वॉशरूम यानी शौचालय का होना ज़रूरी है, बॉयज़ के अलग और गर्ल्स के लिए अलग। शौचालय का होना ज़रूरी है, शामपट का होना ज़रूरी है, एक बरामदा होना चाहिए, ठीक है, जिसमें बैठ कर के बच्चे पढ़ सके। और क्या होना चाहिए? कुछ शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, जैसे डस्टर, चौक, चार्ट्स, ठीक है, इस तरह की सामग्री होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को उपलब्ध करवाना ही इसका उद्देश्य था। अब बात करें विशेषता क्या थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की। अगर विशेषता पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे दोस्तों कि इसका उद्देश्य ये था कि कक्षा कक्ष को आकर्षक बनाने पर बल दिया जाए।
आकर्षक कैसे बनाएंगे, मैंने अभी आपको बताया कि चार्ट पेपर्स हो, ठीक है, डायग्राम्स हो, जैसे बॉडी पार्ट्स के नेम, ठीक है, टेबल्स का चार्ट हो, तो वे सभी वहाँ पर उसके कक्षा कक्ष में लगाना, जिससे कक्षा कक्ष भी आकर्षक लगे, बच्चों का मन लगे वहाँ बैठकर। दूसरा विशेषता क्या थी कि छात्र केंद्रित एवं क्रियाकलाप आधारित शिक्षण हो, छात्र केंद्रित शिक्षण हो, अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता पर बल दिया जाए, ये इसकी विशेषता थी। बहुत अच्छे से समझ में आया, वेरी गुड। अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों पी मोस्ट कार्यक्रम के बारे में। पी मोस्ट कार्यक्रम, एक स्टूडेंट ने स्पेशली डिमांड करी थी पी मोस्ट के बारे में बताने के लिए, तो मैंने उसको भी यहाँ पर इंक्लूड किया है, ठीक है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म पहले हम जाने, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। और अगर पूछा जाए पी मोस्ट की फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या होगी, तो दोस्तों पी मोस्ट की फुल फॉर्म इंग्लिश में होगी, देखिए पी से क्या बनेगा, पी से यहाँ पर बनेगा प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर, ठीक है, ऑफ स्कूल टीचर, प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स, लिख लीजिए आप इसको कहीं पर, प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स, ये हो जाएगी पी मोस्ट की फुल फॉर्म इंग्लिश में। हिंदी में मैंने आपके सामने लिखी हुई है और आपको बता भी दी है कि क्या होगी, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, ठीक है। इसके अंदर अब कौन कौन सी खास बातें आई कि जिसकी वजह से महत्वपूर्ण हुआ, वो दोस्तों ये थी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिशिक्षण परिषद नई दिल्ली ने 1986 का यह कार्यक्रम प्रारंभ किया, ठीक है। इस कार्यक्रम की शुरुआत करी, पी मोस्ट कार्यक्रम की शुरुआत करी कब की, 1986 में, ठीक है। क्यों की गई, इसका ऐसा क्या उद्देश्य था इसके पीछे, तो चलिए उद्देश्य जानेंगे दोस्तों। NCF 1986, यानी NCF का मतलब क्या होगा, N से हो जाता है नेशनल, C से कैरिकुलम और F से फ्रेमवर्क, ठीक है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। समझ में आया आपको इसकी फुल फॉर्म, नेशनल कैरिकुलम और फ्रेमवर्क, मतलब राष्ट्रीय परिचर्चा की रूपरेखा, पाठ्यचर्चा की रूपरेखा, इसका मतलब हिंदी में होगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, 2005 में आया था ये। तो बात की गई है NCF 1986 की मूल संस्थितियों से अवगत कराना इसका उद्देश्य था। इसके लिए प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण दो भागों में किया गया, एक तो प्राथमिक शिक्षकों के लिए और दूसरा माध्यमिक शिक्षकों के लिए। इसका मतलब ये था कि शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए, ठीक है, यानी उनको ट्रेनिंग दी जाए और बेहतर करने की। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1990 के लिए विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम को पी मोस्ट ब्लैक बोर्ड जो योजना थी उसमें परिवर्तित कर देने के लिए निर्णय लिया गया, ठीक है। पी मोस्ट को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तन करने के लिए निर्णय लिया गया 1990 में। अगले टॉपिक पर हम बात करेंगे यहाँ पर SOPT, इसके बारे में हम जानेंगे, प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, यानी स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ प्राइमरी टीचर्स, ठीक है, SOPT स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ प्राइमरी टीचर, प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। इसको भी लिख लीजिए आप इंग्लिश में कहीं भी एक जगह पर। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों क्या हुआ, संपूर्ण देश में वर्ष 1993-94 से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने लगे और प्रतिवर्ष 4.5 लाख प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य लेकर के इन्होंने इस मिशन को, इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया। कौन से, SOPT यानी स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ प्राइमरी टीचर्स। प्राइमरी टीचर्स को प्रशिक्षित करने के लिए, ट्रेंड करने के लिए प्रति वर्ष 4.5 लाख प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य इन्होंने रखा और इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी, ठीक है। SOPT के अंदर प्रशिक्षण सामग्री कौन कौन सी थी, जैसे ये इसके अंदर जुड़ी हुई थी बहुत सारी योजनाएं, जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना, ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना और व्यापक व सतत मूल्यांकन किस तरीके से करना है, विशेष समूहों की शिक्षा और मूल्यों की शिक्षा, बहुश्रेणी शिक्षा, इन सभी की ट्रेनिंग दी जाती थी प्राइमरी टीचर्स को। इसके लिए इसका शिलान्यास किया गया था।
अब आगे बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण आ जाती है बेसिक शिक्षा परियोजना BEP, जिसकी शुरुआत हुई 5 अक्टूबर 1993 में। ठीक है, 5 अक्टूबर 1993 में इसकी शुरुआत की गई बेसिक शिक्षा परियोजना की, BEP की, बेसिक एजुकेशन पॉलिसी की। दोस्तों इसको कई सारे नामों से आपके एग्जाम पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और वहाँ पर फिर एग्जामिनर आपको चकमा दे देता है और आप वहाँ पर फिर या तो क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं या फिर उसको गलत कर देते हैं। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको सभी नामों से इसके अवगत कराने वाली हूँ कि बेसिक शिक्षा परियोजना को हम किस किस नाम से जानते हैं और कैसे कैसे नाम से बदल करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसको हम वृद्धा योजना, वृद्धा शिक्षा योजना या वृद्धा योजना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप समझ जाना कि यहाँ पर बेसिक शिक्षा परियोजना की बात हो रही है। दूसरा तो है ही बेसिक शिक्षा, और बुनियादी शिक्षा भी इसे बोलते हैं, फाउंडेशन कोर्स भी इसे ही हम कहते हैं। तो आपको सभी नाम पता चल गए। बेसिक शिक्षा परियोजना को वृद्धा योजना, बेसिक योजना, बुनियादी शिक्षा, फाउंडेशन कोर्स, इन सभी नामों से जाना जाता है। अब बात करें प्रतिपादक कौन थे बेसिक शिक्षा परियोजना के, तो वह थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। ठीक है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। और लक्ष्य क्या था बेसिक शिक्षा परियोजना का, तो इसका लक्ष्य था सार्वजनिकीकरण के नामांकन, मतलब हर किसी बच्चे का नामांकन कराना, स्कूलों में शिक्षा की अवधि की पूर्णता, यानी जितनी भी अवधि की उनकी शिक्षा होती है उसमें वो प्रेजेंट रहे, उसको पूर्ण करें, और शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार लाना इसके लक्ष्य थे, उद्देश्य थे। कैसे भी आप लिख सकते हैं, लक्ष्य पूछा जाए, उद्देश्य पूछा जाए तो दोनों जगह काम करेगा। ओके, अब हम बात करेंगे दोस्तों बेसिक शिक्षा परियोजना के 3 प्रमुख अंग थे। ये पूछा जाता है कि कितने अंग हैं, 3 अंग हैं, कौन कौन से। एक तो है संस्थागत क्षमता में वृद्धि करना। संस्थागत क्षमता से क्या समझते हैं, यानी संस्था, संस्था क्या है, यहाँ पर स्कूल है, प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय है, उसकी क्षमता में कैसे विकास, यानी बच्चों की संख्या में वृद्धि करेंगे तो संस्थागत क्षमता में भी वृद्धि होगी। इस हिसाब से यहाँ पर ये बात करी गई है। तो पहला अंग क्या है बेसिक शिक्षा परियोजना का, संस्थागत क्षमता में वृद्धि करना। दूसरा क्या है, गुणवत्ता में सुधार और पूर्णता करना। ठीक है, गुणवत्ता में सुधार करना शिक्षा की। और तीसरा क्या है, बेसिक शिक्षा में सुधार करना। ये तीनों प्रमुख अंग है बेसिक शिक्षा परियोजना के। समझ में आई बात बहुत अच्छे से। चलिए अब हम दोस्तों यहाँ पर एक और चीज जानने वाले हैं कि बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य क्या क्या थे। उद्देश्य कह लीजिए, विशेषता कह लीजिए, लक्ष्य कह लीजिए, कई सारी चीज़ें, आप विशेषता भी कह सकते हैं इसको, उद्देश्य भी कह सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें अगर आपसे पूछी जाए आप उनमें ये बातें लिख सकेंगे जो मैं आपको अब बताने वाली हूँ, जो कॉमन रहेगी। ठीक है, कौन कौन सी है बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य क्या क्या है। पहली है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करना, शिक्षा जीवन संबंधी हो। बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य था कि शिक्षा जो है वो जीवन से संबंधित हो। ठीक है, सिर्फ किताबी ज्ञान ना हो, वो जीवन से भी संबंधित हो, जीवन में आगे काम आने वाली हो। तीसरा क्या है, नामांकन, नामांकन की संख्या में वृद्धि करना। चौथा क्या है, सामाजिक शिक्षा देना। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हस्तशिल्प की शिक्षा, यानी हथकरघा जैसे लघु उद्योग होते हैं, कढ़ाई, बुनाई, खेती, ठीक है, ये सभी दस्तकारी, उनको इन सभी की शिक्षा देना जिसमें इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये शिक्षा कैसी होती है, जीवन से संबंधित होती है, जीवन में आगे काम आती है। ठीक है, तो इस तरह की शिक्षा पर जोर देना ये बेसिक शिक्षा परियोजना का, बेसिक एजुकेशन पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य था। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने नोट करके 2 पॉइंट लिखे हैं और ये पॉइंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इनको इंक्लूड किया है। पहला क्या है, बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम की अवधि जो है वो 7 वर्ष की होती है। बहुत कम लोग आपको बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि 7 वर्ष की अवधि का पाठ्यक्रम होता है बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत। ठीक है, पूछा जाए तो फट से लिख के आना, ना पूछा जाए अगर बेसिक शिक्षा परियोजना पूछा जाए तब भी आप लिख सकते हैं उसके अंदर। और दूसरा मुख्य बिंदु यहाँ क्या है कि वृद्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था, 1937 में हुआ था। ठीक है, वृद्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था, 1937 में हुआ था। समझ में आई बात बहुत अच्छे से। सभी लोग थम्स अप कर दीजिएगा। जो भी हमारे दोस्त नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रोग्राम जानेंगे, वो है DPEP यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जिला
प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत होती है 1994 में। क्यों होती है शुरुआत? दोस्तों इस कार्यक्रम का लक्ष्य कुछ इस प्रकार था कि सभी को शिक्षा मिले, बच्चों को स्कूल में बनाए रखे, यानी लंबे समय तक वो स्कूल में रहे। लंबे समय तक ये नहीं कि सुबह से शाम हो गई वहीं पर बैठे, इसका मतलब ये है कि बीच में ड्रॉप आउट ना करें अपने स्कूल को, अपनी क्लास को, और शिक्षा का स्तर में सुधार किया जा सके। ये थे लक्ष्य DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के, जिसकी शुरुआत हुई 1994 में, ठीक है। इसका उद्देश्य था समाज में सुधार करना, समाज के विभिन्न वर्गों में जहाँ जहाँ असमानता होती है उसको कम करके सभी को एक साथ शिक्षा देना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। दोस्तों यहाँ पर 3 प्रमुख पक्ष दिए गए हैं इस प्रोग्राम के, इस कार्यक्रम के। वह क्या है? पहला है भवन तथा संस्थागत क्षमता का सुदृढ़ीकरण करना और गुणवत्ता में सुधार करना और प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करना, यानी बच्चों के नज़दीक में उसका प्राथमिक विद्यालय हो सके। ये इसके 3 प्रमुख बिंदु थे। अब दोस्तों अगला पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान बहुत महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से भी, और वैसे भी आपके आगे तक काम आएगा। टैट, सीटेट, सुपर टेट जो भी आप देंगे सब में आपका पीछे नहीं छोड़ने वाले हैं। ये सभी आयोग जिनकी मैं शुरू से आखिर तक आज बात कर रही हूँ, ये सभी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझना ज़रूरी है। इनकी डिटेल क्लास भी मैं सभी की ले चुकी हूँ, अगर आप वो भी देखना चाहें तो ज़रूर देखिएगा, आपको और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं SSA की फुल फॉर्म आपने देख ली, सर्व शिक्षा अभियान। 2001 में इसकी शुरुआत होती है। क्यों होती है? इसका उद्देश्य क्या था शुरुआत करने का? चलिए जाने। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य सन 2010 तक, 2001 में शुरुआत हुई लेकिन उद्देश्य कहा 10 साल आगे तक बना लिया कि सन 2010 तक 6 से 14 वर्ष के वर्ग के बच्चों को उपयोगी और प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अच्छी से अच्छी और जो है क्वालिटी से भरपूर उपयोगी शिक्षा उनको प्रोवाइड करना उद्देश्य था सर्व शिक्षा अभियान का, और सबको शिक्षा मिले। सर्व यानी सभी को शिक्षा मिले। और क्या? बालिकाओं एवं समाज के जो कमजोर वर्ग थे उन पर इसका विशेष फोकस था, उस पर ज़्यादा ध्यान था, ठीक है। उनको पढ़ाने के लिए ज़्यादा यहाँ पर कोशिशें थी, बल दिया जा रहा था। तीसरा क्या है? निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था करना। प्राइमरी स्कूल में क्या था? निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाए और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी लाना, कि जितना ज़्यादा कम हो सके उतना ज़्यादा कम इस संख्या को हमें करना है कि बच्चे बीच में स्कूल छोड़कर जाए, ठीक है। ये इनका प्रमुख उद्देश्य थे। ये 3-4 आपको समझ में आ गए। SSA का मतलब सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरुआत हुई। उद्देश्य था सन 2010 तक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को बहुत ही उपयोगी प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना, और बालिकाओं और समाज के जो पिछड़े वर्ग है, कमजोर वर्ग है, उन पर इसका विशेष ध्यान था। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था करना इसका उद्देश्य था, और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की शिक्षा में कमी लाना इसका मुख्य उद्देश्य था। समझ में आई बात? ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट दोस्तों हम यहाँ पर जानने वाले हैं, जो प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया गया उसके बारे में बात करेंगे। इसकी फुल फॉर्म अगर देखी जाए, पहले तो शॉर्ट फॉर्म देख ली जाए कि अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप बता पाएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे। इसीलिए मैं सबकी साथ साथ बताती हुई चल रही हूँ, क्योंकि पूछी जाती है एग्जाम पेपर में, बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी और वेरी शॉर्ट में। NPEGEL, ठीक है, NPEGEL इसकी फुल फॉर्म होगी नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, ठीक है। नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, यानी प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाना। इसमें दोस्तों क्या हुआ कि प्राथमिक स्तर पर सहायता प्राप्त से जो वंचित बालिकाएं, ठीक है, वंचित बालिकाएं थी, उनको अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य था। यह कार्यक्रम शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग थे उनको उन विकास खंडों में चलाया जा रहा है जहां ग्रामीण महिलाएं की जो साक्षरता दर है वो राष्ट्रीय औसत से कम है।
उन विकास खंडों में इसको चलाया जा रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से कैसे कैसे बन सकता है, क्वेश्चन ये है कि ये प्रोग्राम जो है कहाँ चलाया गया, तो उन विकास खंडों में जहाँ पर ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम हो। ठीक है, और क्या उद्देश्य था कि जो शिक्षा से वंचित, शिक्षा की सहायता से वंचित जो बालिकाएं हैं उनको ये सभी संसाधन उपलब्ध करवाना। ठीक है, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। अब क्रियान्वयन कैसे होता है इस परियोजना का, इसमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करी जाती है उनकी बात करेंगे। पहला क्या है कि बालिकाओं व महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाना इसका मुख्य कार्य था। ठीक है, जो बालिकाएं है, महिलाएं हैं, इस पर इसका ज़्यादा फोकस था, इस योजना का, इस कार्यक्रम का। उनके लिए समय समय पर जागरूकता के कार्यक्रम चलाना कि साफ सफाई होनी चाहिए, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए शिक्षा की कितनी ज़रूरत है या शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, इन सभी चीज़ों को जागरूक करने के लिए, इन सभी बातों के लिए समय समय पर कार्यक्रम चलाना। दूसरा पॉइंट है बालिका शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय खुलवाना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था कि जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय खोलना इसका उद्देश्य था। आवासीय बालिका यानी वहाँ पर रहकर भी बालिकाएं पढ़ सकती थी। तीसरा पॉइंट है कम पढ़ी लिखी जो महिलाएं थी उनके लिए स्थानीय दस्तकारी या सिलाई कढ़ाई या कुटीर उद्योग जैसी व्यवस्थाएं उनको उपलब्ध करवाना, ताकि उनकी रोजमर्रा का जीवन वहाँ पर व्यतीत हो सके, कुछ कमाई हो सके। ठीक है, इसलिए उनको इन सभी चीज़ों की सुविधा प्रोवाइड करना। और चौथा क्या था, महिलाओं के प्रति भेदभाव और लैंगिक असमानता को समाप्त करना। यानी भेदभाव कैसे कि अगर किसी काम को, अगर एक काम है उसको कोई महिला भी कर रही है, साथ में उसके पुरुष भी, पुरुष को उसकी ज़्यादा इनकम हो रही है, उसी काम को करने से उसको ज़्यादा सैलरी मिल रही है, लेकिन महिला को कम, क्यों? जबकि दोनों काम तो एक ही कर रही है उसी एफर्ट्स के साथ। तो इस तरह के भेदभाव को और उनकी असमानता को देखते हुए उनको समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर हम कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए हर एक टॉपिक। अब हम दोस्तों बहुत सारा सिलेबस कवर कर चुके हैं, हम बिल्कुल अंतिम मोड़ पर है, खुश हो जाइए सभी लोग। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे हैं और इसी जी जान से लगे रहिए, आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा हर एक सब्जेक्ट का, ये मेरा आपसे वादा है। बस आप लोगों को सपोर्ट करने नहीं रुकना है। ठीक है, सभी अपने दोस्तों के साथ, आप जिसको जानते हैं, नहीं जानते, अपने क्लास के ग्रुप्स में, अपने फेसबुक ग्रुप्स में क्लास को शेयर ज़रूर करें। अब हम बात करेंगे दोस्तों राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना पूछी जाती है नेशनल चाइल्ड लेबर प्लानिंग यानी NCLP, फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछी जाती है, नेशनल चाइल्ड लेबर प्लानिंग। इसमें क्या था, चाइल्ड लेबर का मतलब क्या होता है, बाल श्रम का मतलब, बाल श्रम का अर्थ होता है ऐसे कार्य जिनमें कार्य करने वाला व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा से छोटा होता है। यानी कोई आयु निर्धारित कर दी जाती है कि भाई इससे कम आयु के बच्चे से आप काम नहीं करवाएंगे, अगर करवाएंगे तो वो कानूनन अपराध होगा, उसके लिए आपको सज़ा मिल सकती है। ठीक है, तो वो होता है बाल श्रम। यानी अगर उसका हम पालन ना करें और उससे काम करवाए, बाल श्रम करवाए, तो वो चीज़ इसके अंतर्गत आती है। अब हम दोस्तों बात करेंगे NCLP के तहत क्या व्यवस्था की गई। तो इसमें दोस्तों जो 9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे थे, ठीक है, वे कहीं यदि काम करते हुए मिल गई, किसी भी होटल में, किसी भी कारखाने में, किसी भी कंपनी में, तो उनको वहाँ से काम से हटाकर विशेष प्रशिक्षण केंद्र में दाखिला दिलवाया जाता था, उनको या दिलवाया जाता है। ठीक है, उनको विशेष प्रशिक्षण केंद्र में दाखिला दिया जाता है और उन्हें मध्याह्न भोजन योजना से उनको प्रोवाइड की जाती है, वजीफा दिया जाता है। ठीक है, और सर्व शिक्षा अभियान, ऐसे मतलब सर्व शिक्षा अभियान, आप इसको जब रिवाइज करेंगे ना तो चीज़ों को रिमाइंड करें, इस वजह से मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको सर्व शिक्षा अभियान के बारे में ही बताया। इन सब व्यवस्थाओं से उनको जोड़ा जाता था ताकि वो शिक्षा की ओर अग्रसर हो। ठीक है, तो ये उद्देश्य था राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का। समझ में आती है बात? अब हम दोस्तों लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, मध्याह्न भोजन योजना। ठीक है, मिड डे मील।
मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत होती है 15 अगस्त 1995 में। ठीक है, 15 अगस्त 1995 में मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत हुई। और शुरुआत किस लिए की गई, उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य यह था कि यह कार्यक्रम जो प्राथमिक स्कूलों में भर्ती बढ़ाने यानी उनका नामांकन करवाने, उनका एडमिशन करवाने और उनको फिर बनाए रखने के लिए यानी उपस्थित रखने के लिए, और साथ ही साथ बच्चों के बीच में पोषण स्तर को सुधारने के लिए इस कार्यक्रम को चलाया गया। इसको पोषण वितरण योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 को, मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील। ठीक है, तीनों चारों नाम याद आपको रखने हैं। और क्या उद्देश्य था कि वंचित वर्ग के जो गरीब बच्चे होते हैं उनको नियमित रूप से स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, क्योंकि दोपहर का खाना मिलेगा तो भी प्रोत्साहित होगी, क्योंकि जो गरीब परिवार है उनके लिए तो एक टाइम का खाना ही मुहैया कराना बहुत मुश्किल होता है। तो उनको प्रोत्साहित किया जाना, उनकी फैमिली को भी, उन बच्चों को भी, कि खाना तो मिलेगा, कम से कम स्कूल ही चले जाए। ठीक है, तथा कक्षा की गतिविधियों पर उनका ध्यान केंद्रित करने की में उनकी सहायता करना, ये इसका उद्देश्य था मध्याह्न भोजन योजना का। शुरुआत हुई 15 अगस्त 1995 में। ठीक है, समझ में आ गई बात बहुत अच्छे से। सो गाइस, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। महा मैराथन क्लास कैसी रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए सभी लोग। और गाइस, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस लाइक करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग क्लास को लाइक करते हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोलती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। आप लोग बिना कहीं, बहुत सारे लोग ऐसे जो नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा मेहनत का फल मुझे भी दिया करो। ठीक है, मुझे भी मोटिवेट किया करो। अभी आपकी सभी सब्जेक्ट्स की क्लास लेनी है और बहुत मेहनत के साथ मैं आपके लिए नोट्स बनाने में पूरी जुटी पड़ी हूँ। सो गाइस, थैंक यू सो मच। फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।